हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शौर्य बैच लेक्चर नंबर 7। तो ये हमारा कंट्रोल सिस्टम का लेक्चर नंबर 7 है शौर्य बैच का, जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है फॉर ईएसी, बार्क एंड इसरो। तो इसमें आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिल रहे होंगे यूट्यूब पे लाइव मीन्स लाइव नहीं होते, मतलब लाइव तो हमारा क्विज ही होता है, वीक में 2 बार हमारा क्विज होता है जो कि लाइव सेशन होता है। बाकी जो वीडियो होता है नेटवर्क थ्योरी का आपका वीडियो आता है शाम को 4 बजे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आता है दिन को 2 बजे, कंट्रोल सिस्टम का आता है रात को 8 बजे, और आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स का वीडियो आता है सुबह को 11 बजे। तो यहाँ पे सारे फैकल्टीज बहुत अच्छे से एफर्ट लगा रहे हैं इस क्रैश कोर्स को फ्रूटफुल बनाने के लिए। अभी आपका भी काम है, आपका भी रिस्पॉन्स जरूरी है इसमें, इस क्रैश कोर्स को सक्सेसफुल बनाना है तो ओके, क्योंकि ये वन वे प्रोसेस नहीं होता, ये 2 वे प्रोसेस होता है। हम तो यहां से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, अभी आपका भी काम है पूरा एफर्ट इसमें लगाना। तो चलिए, हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स फिनिश कर लिए हैं। तो पहला चैप्टर जो हमारा था, वो पहला जो चैप्टर था उसमें हमने बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सेंसिटिविटी एंड डीसी गेन ऑफ द सिस्टम और कुछ टेस्ट सिग्नल्स जो यूज होते हैं कंट्रोल सिस्टम में। फिर हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा। सेकंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, जिसमें हमने पढ़ा था मेसन गेन फॉर्मूला, जिससे हम क्या करते हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ अगर दिया गया हो उससे अगर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना हो तो हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? मेसन गेन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट का, जिसका नाम है टाइम डोमेन एनालिसिस। क्या नाम है इसका? टाइम डोमेन एनालिसिस। क्योंकि आप ईएसी का पेपर ले लो, या आप गेट का पेपर ले लो, इसरो का पेपर ले लो, बार का पेपर ले लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आप क्वेश्चंस आते हैं वो इसी चैप्टर से आते हैं। एक टाइम डोमेन एनालिसिस का चैप्टर है वो, दूसरा जो चैप्टर आपका है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो आज का जो फर्स्ट चैप्टर है, मींस जो फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का टाइम डोमेन एनालिसिस का, ये हम डिवोट करेंगे इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी समझने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे कि टाइम डोमेन एनालिसिस एक्चुअली होता क्या है, फिर नेचुरल एंड फोर्स्ड रिस्पांस क्या होता है, ट्रांजिएंट रिस्पांस एंड स्टेडी स्टेट रिस्पांस क्या होता है, फिर हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का यूनिट स्टेप रिस्पांस, और वहां से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, जैसे कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है और सेटलिंग टाइम क्या होता है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर का मैं यहां पे आपको ब्लूप्रिंट दे दूं तो देखो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज टाइम डोमेन एनालिसिस, व्हाट इज टाइम डोमेन एनालिसिस, और फिर हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज नेचुरल रिस्पांस एंड फोर्स्ड रिस्पांस। यहां पे दूसरा हम पढ़ेंगे नेचुरल रिस्पांस क्या होगा, नेचुरल रिस्पांस आपका पहला हो गया नेचुरल रिस्पांस, फिर हम पढ़ेंगे फोर्स्ड रिस्पांस, ओके फोर्स्ड रिस्पांस, और उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस। ये हम डिफरेंशिएट भी करेंगे कि हाउ नेचुरल रिस्पांस एंड ट्रांजिएंट रिस्पांस आर डिफरेंट, ट्रांजिएंट रिस्पांस एंड स्टेडी स्टेट रिस्पांस, क्या स्टेडी स्टेट रिस्पांस। फिर हम लास्ट में देखेंगे स्टेप रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, स्टेट रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, जिसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। क्या क्या देखेंगे हम उसमें देखेंगे टाइम कांस्टेंट एंड सेटलिंग टाइम, टाइम कांस्टेंट एंड क्या होगा, सेटलिंग टाइम एंड सेटलिंग टाइम। तो ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, व्हाट इज टाइम डोमेन एनालिसिस, उसके बाद देखेंगे नेचुरल रिस्पांस एंड फोर्स्ड रिस्पांस, उसके बाद देखेंगे ट्रांजिएंट रिस्पांस एंड स्टेडी स्टेट रिस्पांस, फिर हम देखेंगे स्टेप रिस्पांस ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, फिर हम देखेंगे टाइम कांस्टेंट एंड सेटलिंग टाइम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले यहां पे टॉपिक से, जो जिसका नाम है व्हाट इज टाइम डोमेन एनालिसिस। तो इन चीजों को हमें आराम से समझना है क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ये सब जो चीजें हम यहां पे पढ़ेंगे इसको ध्यान से समझना, क्योंकि स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी कि नेचुरल रिस्पांस क्या होता है, फोर्स रिस्पांस क्या होता है, इनका स्टेबिलिटी में क्या सिग्निफिकेंस है वो भी जानना जरूरी है। तो इसलिए जब स्टेबिलिटी पढ़ोगे वहां पे नेचुरल रिस्पांस एंड फोर्स रिस्पांस की टर्मिनोलॉजी बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। तो टाइम डोमेन एनालिसिस सिंपली क्या होगा, देखो हमारे पास एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, उसमें उसका मुझे क्या करना है, टाइम डोमेन एनालिसिस करना है। टाइम डोमेन एनालिसिस का मतलब है इसमें हम कुछ इनपुट फीड करेंगे, जो कि क्या होगा, टाइम वेरिंग इनपुट। क्या होगा, टाइम वेरिंग इनपुट आपका होगा इसमें जो हम
फीड करने वाले हैं। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें मैंने टाइम वेरिंग इनपुट फीड किया, तो उसके रिस्पांस में सिस्टम क्या करेगा, एक आउटपुट जनरेट करेगा, जिसको हम सिंपली बोलते हैं रिस्पांस। वो क्या होगा, टाइम वेरिंग आउटपुट। क्या होगा, टाइम वेरिंग आउटपुट। तो यहां पे जो मिला हमें टाइम वेरिंग आउटपुट, उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। क्या बोलेंगे, रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। तो यहां पे सिंपली देखो, कोई भी मुझे अगर कंट्रोल सिस्टम मॉडल करना है, डिजाइन करना है, तो एक बार मॉडलिंग, एक बार कोई भी प्रोडक्ट वहां पे क्या हो जाता है, बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसका टेस्टिंग होता है। ऐसे ही सिमिलरली एक बार कंट्रोल सिस्टम मॉडल हो गया, उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग के लिए मुझे क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, टाइम डोमेन एनालिसिस यूजिंग स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल, जो हमने ऑलरेडी थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया था। स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल, यूनिट इंपल्स, स्टेप फंक्शन, रैंप फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन और साइनसोइडल फंक्शन, वो सारे टेस्ट सिग्नल्स हैं। वो हम यहां पे इनपुट में देके सिस्टम को फिर देखते हैं कि कौन से नेचर का आउटपुट जनरेट हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम डोमेन एनालिसिस। सिंपली आपका एक इनपुट है जो कि टाइम के साथ वेरी हो रहा है, तो आउटपुट कैसे टाइम के साथ वेरी हो रहा है वो हम देखना चाहते हैं, क्योंकि आउटपुट रिस्पांस को देख के ही हमें पता चलेगा कि ये सिस्टम स्टेबल सिस्टम है या अनस्टेबल सिस्टम है। इसका मतलब क्या है, जो आउटपुट है वो विद इन सर्टेन स्पेसिफाइड लिमिट्स जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब चीजें देखेंगे हम स्टेबिलिटी में। आइए हम टाइम डोमेन एनालिसिस पे अभी बात करते हैं। तो देखो, जो टोटल रिस्पांस होगा, टोटल आउटपुट रिस्पांस, जो यहां पे टोटल रिस्पांस होगा, जो टोटल रिस्पांस आपको यहां पे मिलेगा, उसमें दो रिस्पांस आएंगे, एक नेचुरल रिस्पांस, उसको हम क्या बोलेंगे, एक आपका आएगा नेचुरल रिस्पांस। क्या होगा, नेचुरल रिस्पांस, और दूसरा आपका आएगा फोर्स्ड रिस्पांस। दूसरा क्या आएगा, फोर्स्ड रिस्पांस। एक आया आपका नेचुरल रिस्पांस, दूसरा क्या आया, फोर्स्ड रिस्पांस। या तो जो टोटल रिस्पांस होता है उसको और दो टर्म्स में हम ब्रेक कर सकते हैं। टोटल रिस्पांस इज इक्वल टू ट्रांजिएंट रिस्पांस, इज इक्वल टू ट्रांजिएंट रिस्पांस प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पांस, प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पांस। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, स्टेडी स्टेट रिस्पांस। तो यहां पे इन दोनों टोटल रिस्पांस को हम इन दो टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, और जब हम स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे नेचुरल रिस्पांस और फोर्स्ड रिस्पांस का क्या रोल वहां पे होता है। तो अभी कोई भी यहां पे स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज ना हो कि नेचुरल रिस्पांस और ट्रांजिएंट रिस्पांस दोनों सेम होते हैं, फोर्स्ड रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस दोनों सेम होते हैं। ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा और क्लियर करूंगा। इतना पहले नोट कर लो कि टोटल रिस्पांस या तो नेचुरल रिस्पांस प्लस फोर्स्ड रिस्पांस बोल सकते हैं, टोटल रिस्पांस या तो ट्रांजिएंट रिस्पांस प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पांस हम बोल सकते हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये दोनों इक्वल नहीं होते, वो हम आगे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम नेचुरल रिस्पांस और फोर्स्ड रिस्पांस को समझेंगे। एक और एग्जांपल लेंगे एलिवेटर का, जिसके थ्रू हम ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस को समझने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, तो चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे ध्यान देना। एक सिंपल एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, जिसका ट्रांसफर फंक्शन है s+2 डिवाइड बाय s+5। क्या है, s+2 डिवाइड बाय s+5। तो मेरे पास एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। सिस्टम का जब भी मैं मॉडलिंग करूंगा कंट्रोल सिस्टम में, तो कौन से फॉर्म में करूंगा, सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में। तो मेरे पास, क्योंकि एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को कंप्लीटली कैरेक्टराइज किया जा सकता है उसके ट्रांसफर फंक्शन से इन एस डोमेन, और उसके इंपल्स रिस्पांस से इन टाइम डोमेन। इंपल्स रिस्पांस का लाप्लास ही क्या होता है, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। तो ये मेरे पास एक सिस्टम है, इसमें मैं इनपुट फीड कर रहा हूं लेटेस्ट से R ऑफ S, जो कि क्या है, इनपुट इज इक्वल टू A बाय S। ये एक स्टेप फंक्शन है जिसका स्ट्रेंथ या एम्पलीट्यूड क्या है, A है। तो लेटेस्ट से यहां पे आउटपुट जनरेट हो रहा है C ऑफ S, आउटपुट जनरेट हो रहा है C ऑफ S। तो सिंपली देखो C ऑफ S क्या होगा, C ऑफ S आपका होगा G ऑफ S, जो कि सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है वो, इनटू R ऑफ S, इनटू R ऑफ S। तो G ऑफ S यहां पे क्या है, s+2 डिवाइड बाय s+5, और R ऑफ S आपका क्या है यहां पे, A बाय S। क्या है, A बाय S। तो ये मेरा क्या आ गया, C ऑफ S। ये मेरा क्या आ गया, C ऑफ S। क्लियर इतनी बात। तो चलो हम इसको क्या करेंगे, अभी
इसका मुझे क्या करना है, टाइम डोमेन एनालिसिस करना है, तो मुझे सी ऑफ टी चाहिए। मुझे क्या चाहिए, सी ऑफ टी, मतलब सी ऑफ एस का क्या लेना पड़ेगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए सी ऑफ एस अगर क्या है, रैशनल फंक्शन है, उसको मुझे पार्शियल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, एक से ज्यादा फ्रैक्शन में उसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एस इंटू एस प्लस फाइव का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं पता, लेकिन a बाय एस, ऐसा बोल दो लेटर से 1 बाय एस और 1 बाय एस प्लस फाइव, इनका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे पता है, जो स्टैंडर्ड सिग्नल्स होते हैं उनका। तो हम इसका क्या लेंगे, सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन लोगे तो देखो कैसे लेंगे इसका पार्शियल फ्रैक्शन। एक तो टर्म यहां पे आएगा, एक टर्म आएगा लेटर से c डिवाइड बाय एस, दूसरा टर्म आएगा b डिवाइड बाय एस प्लस फाइव, b डिवाइड बाय एस प्लस 5, क्योंकि a ऑलरेडी हमने यहां पे यूज किया है, तो इधर मैंने एक टर्म को बोला c बाय एस, दूसरे टर्म को बोला प्लस b डिवाइड बाय एस प्लस 5। तो यहां पे ध्यान दो, अभी पार्शियल फ्रैक्शन जब हम यूज करते हैं तो हमें c, लेटर से मुझे c निकालना है, लेटर से मुझे c निकालना है। तो c निकालने के लिए सिंपली क्या करोगे, ये जो c ऑफ एस है डेट इज a इंटू एस प्लस 2 डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस 5, इसको s से मल्टीप्लाई करेंगे। c ऑफ s को s से मल्टीप्लाई करोगे तो ये s और ये s कैंसिल हो जाएगा, और उस पूरा जो s इंटू सी ऑफ एस नया फंक्शन बना, उसमें s की जगह 0 रखोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। तो मुझे यहां पे c निकालना हो तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, देखो c निकालना हो तो क्या पड़ेगा, s इंटू सी ऑफ एस करना पड़ेगा, और s की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो इसमें देखो s इंटू सी ऑफ एस, तो सी ऑफ एस क्या है, a इंटू एस प्लस 2 डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस 5, तो ये s मेरा कैंसिल हो गया। s की जगह यहां पे 0 रख दो तो सी ऑफ एस आपका आएगा 2a बाय 5, क्या आया, 2a बाय 5। सिमिलरली यहां पे देखो मुझे b निकालना है, तो b कैसे निकालूंगा, b के डिनोमिनेटर में देखो क्या है, s प्लस 5 है, तो c ऑफ s को पहले s प्लस 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, s प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे एट s इज इक्वल टू -5, जो इस पोल का क्या था, लोकेशन था। जैसे इस पोल का लोकेशन था 0, तो s इज इक्वल टू 0 के लिए हमने सोल्व किया। इस पोल का लोकेशन है s इज इक्वल टू -5, तो s प्लस 5 इंटू सी ऑफ s को हमने s इज इक्वल टू -5 के लिए हमने सोल्व किया। तो b देखो यहां पे सिंपली क्या होगा, b देखो सिंपली क्या होगा, इसको हमने s प्लस 5 से हमने कैंसिल, ये s प्लस 5, ये s प्लस 5 हो गया आपका कट, s की जगह रखो -5, तो -5 प्लस 2 -3 डिवाइड बाय 5, तो ये क्या होगा, 3/5a, क्या हो गया, 3/5a हो गया। तो c ऑफ s मुझे बताओ क्या होगा, c ऑफ s आपका होगा सिंपली, c की जगह रखो 2a/5, तो ये क्या हो जाएगा, 2a/5s, 2a/5s, और b की जगह यहां पे रखो 3/5a, तो ये क्या हो जाएगा, 3/5a डिवाइड बाय s प्लस 5। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो तुम्हें मिल जाएगा c ऑफ t, तुम्हें क्या मिल जाएगा, c ऑफ t। तो 2a/5 इंटू s का इनवर्स लाप्लास सिंपली होगा 2a/5, ओके। इसका 3/5a, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s प्लस 5 का क्या होगा, e टू द पावर -5t, क्या होगा, e टू द पावर -5t। तो हम यहां से हम चीजों को कंक्लूड करेंगे कि नेचुरल रिस्पांस क्या होता है और हमारा फोर्स्ड रिस्पांस क्या होता है। देखो यहां पे C ऑफ t में ये जो आउटपुट रिस्पांस जनरेट हुआ है, जो आउटपुट है, जो रिस्पांस है, उसका जो ये वाला पार्ट है 2a/5, ये किसकी वजह से आया, 2a/5 इंटू s, और ये s कहां से आया था, जो इनपुट है, ये s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट जो अप्लाई किया है उसका पोल। ये जो s है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमने सिस्टम में इनपुट अप्लाई किया है उसका पोल। तो ये जो टोटल ओवरऑल रिस्पांस में ये वाला जो रिस्पांस जनरेट हुआ है, किसकी वजह से जनरेट हुआ है, इनपुट पोल की वजह से, या इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं इनपुट की वजह से। इस रिस्पांस को हम बोलते हैं फोर्स्ड रिस्पांस। क्या बोलते हैं, फोर्स्ड रिस्पांस, जो कि किसकी वजह से जनरेट हुआ है, इनपुट की वजह से, इनपुट पोल की वजह से, या सिंपली इनपुट की वजह से। ये जो टर्म यहां पे आया है इनपुट की वजह से आया है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फोर्स्ड रिस्पांस बोलेंगे। इट इज रिस्पांस ड्यू टू एक्साइटेशन और इनपुट अप्लाइड टू द सिस्टम। ओके, अभी इस वाले टर्म पे ध्यान दो जरा, 3/5 इंटू a इंटू e टू द पावर -5t, इस वाले टर्म पे ध्यान दोगे तो ये टर्म किसकी वजह से आया है, s प्लस 5 वाले टर्म की वजह से आया है, जो पोल है s इज इक्वल टू -5 पे। और s प्लस 5 मेरा यहां पे कहां से आया है, जो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है वहां से आया है ये वाला टर्म। ये वाला टर्म देखो किसकी वजह से आया है, s प्लस 5 की वजह से, और s प्लस 5 जो है वो जो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है उसका पोल रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये वाला जो एक्सपोनेंशियली डीकेइंग टर्म है ये किसकी वजह से आया,
सिस्टम की वजह से आया है। तो ये वाला जो टर्म सिस्टम की वजह से आया है, सिस्टम के एलिमेंट्स की वजह से आया है, सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक की वजह से आया है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे नेचुरल रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे? नेचुरल रिस्पॉन्स। क्लियर इतनी बात? अभी यहां पे देखो फोर्स रिस्पॉन्स आया आपका किसकी वजह से? इनपुट की वजह से। नेचुरल रिस्पॉन्स आया सिस्टम की वजह से। और इन दोनों की फोर्स रिस्पॉन्स की स्ट्रेंथ दैट इज 2/5 इनटू ए, या नेचुरल रिस्पॉन्स की स्ट्रेंथ जो कि है 3a/5, ये जो आए हैं ये किस किस की वजह से आए हैं? देखो फोर्स रिस्पॉन्स का स्ट्रेंथ ए पे डिपेंड करता है, नेचुरल रिस्पॉन्स का भी स्ट्रेंथ जो है ए पे डिपेंड करता है। मतलब इन दोनों का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? जो इनपुट हमने अप्लाई किया उसके स्ट्रेंथ पे। और दूसरी बात, ये जो स्ट्रेंथ डिपेंड करता है वो सिस्टम के जो पोल्स एंड जीरोस होते हैं उन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जब हम पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे तो कुछ फैक्टर्स सिस्टम के पोल्स और जीरोस की वजह से भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो फोर्स रिस्पॉन्स आपका आएगा इनपुट की वजह से। किसकी वजह से? ड्यू टू इनपुट। ड्यू टू इनपुट ये इंट्रोड्यूस हो गया। और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इनपुट की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करेगी और सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के भी पोल एंड जीरोस पे भी डिपेंड करेगी। और नेचुरल रिस्पॉन्स क्या आया? ड्यू टू सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसमें एलिमेंट है, जो उसका बिहेवियर है, उसकी वजह से ये आया। लेकिन इस केस में भी जो स्ट्रेंथ होगा वो 3 पे डिपेंड करेगा, 3 पैरामीटर्स पे। एक जो इनपुट है उसका स्ट्रेंथ, दूसरा सिस्टम के पोल्स एंड जीरोस का लोकेशन कहां पे, वहां पे ये दोनों फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। अभी एक बात यहां पे ध्यान रखो, स्टूडेंट्स को मिसकंसेप्शन होती है जो कहीं कहीं बुक्स में लिखा है, लेकिन वो एक मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन ये है, स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं जो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है? नेचुरल रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स ड्यू टू इनिशियल कंडीशन, ये दोनों चीजें सेम होती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हां एक बात है, इनिशियल कंडीशंस की वजह से जो रिस्पॉन्स आता है वो भी एक्सपोनेंशियल नेचर का ही होता है, लेकिन हम उसको नेचुरल रिस्पॉन्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि नेचुरल रिस्पॉन्स इनिशियल कंडीशंस की वजह से ही जनरेट हुआ हो। लाइक इन दिस एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में हम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें इनिशियल कंडीशंस क्या होती है? 0 होती है। जहां भी ट्रांसफर फंक्शन से हम आउटपुट डिराइव कर रहे हैं, मतलब वहां पे सिस्टम के इनिशियल कंडीशंस की वजह से कोई भी वहां पे आउटपुट जनरेट नहीं होगा, उसको हम अकाउंट में ही, उसकी अकाउंटेबिलिटी वहां पे नहीं हो रही है, उसके लिए हम स्टेट स्पेस एनालिसिस पढ़ते हैं। तो यहां पे देखो जो नेचुरल रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है ये इनिशियल कंडीशंस की वजह से जनरेट नहीं हुआ है, सिंपली सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जनरेट हुआ है। ये बात याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखनी है। और एक बात और, नेचुरल रिस्पॉन्स दो चीजों की वजह से हो सकता है, इनिशियल कंडीशंस प्लस सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से भी हो सकता है, या सिर्फ इनिशियल कंडीशंस की वजह से हो सकता है, या सिर्फ सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हो सकता है। यहां पे जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो सिंपली सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक की वजह से है, इनिशियल कंडीशंस की वजह से नहीं है। क्लियर इतनी बात? तो ये था हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स और ये था हमारा फोर्स्ड रिस्पॉन्स। तो चलो हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि इनका एक्चुअली रोल क्या होता है। वो हम देखेंगे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स के थ्रू, फिर हम वहां पे डिफरेंशिएट करेंगे फोर्स्ड रिस्पॉन्स और नेचुरल रिस्पॉन्स को विथ स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो चलो समझते हैं। हम एक एलिवेटर का एग्जांपल ले रहे हैं, उससे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर हम लेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, जिसका फटाफट हम स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम लेंगे, उसका फटाफट एनालिसिस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जनरली देखा जाए तो ये 4 से 5 लेक्चर होंगे टाइम डोमेन एनालिसिस के, जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां पे बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम वहां पे देखेंगे एक डोमिनेंट पोल का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी हम टाइम डोमेन एनालिसिस में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेकंड ऑर्डर सिस्टम का एनालिसिस, जिसमें जीटा की वैल्यू से कैसे रिस्पांस को हम जज कर सकते हैं, यूनिट स्टेप रिस्पांस को, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डैम्प फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस क्या होते हैं, जीटा का क्या रोल होता है, पीक ओवरशूट क्या होता है, वो सब हम नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टेडी स्टेट एरर पे भी हम एक ही लेक्चर डिवोट करेंगे, जहां मैक्सिमम 2 लेक्चर डिवोट किए जा सकते हैं। तो इन शॉर्ट हमारा टारगेट यही होगा 4 से 5 लेक्चर में इस चैप्टर को कंक्लूड करना है। स्टेबिलिटी पे हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, स्टेबिलिटी पे 2 लेक्चर ही देंगे, क्योंकि हमें ज्यादा स्टेट स्पेस पे भी ज्यादा टाइम नहीं देना। रूट लोकस में भी 2 घंटे में सफिशिएंट है, एक एग्जांपल के थ्रू सारी चीजें मैं समझा दूंगा। ज्यादा हमें मैक्सिमम टाइम फिर 2 चैप्टर्स में डिवोट करना है, एक आपका टाइम डोमेन एनालिसिस, दूसरा जो है आपका
फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, उसमें 6 से 7 से 8 लेक्चर भी जा सकते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं सारी चीजों को जल्दी से जल्दी खत्म कर लें ताकि हम फिर सारा जो फोकस हो वो हमारा कहां पे हो, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के चैप्टर पे हो, क्योंकि वहां पे सारी चीजें मुझे आपको क्लियर करनी है। तो चलिए टाइम डोमेन एनालिसिस हम पढ़ते हैं। अभी हम बढ़ेंगे, एक एलिवेटर का एग्जांपल लेते हैं। यहां पे लिखो एग्जांपल हम ले रहे हैं एलिवेटर का, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या होता है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है। तो लेट अस से ये एलिवेटर का हम टाइम डोमेन एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये क्या है, टाइम एक्सिस। और देखो जब भी हम टाइम डोमेन एनालिसिस करेंगे तो हम क्या वहां पे एक हमेशा रेफरेंस, जो भी कंट्रोल सिस्टम होगा उसका जब भी एनालिसिस करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक रेफरेंस इनपुट होता है जो कि सिस्टम का क्या होता है, एक्चुअल इनपुट होता है, जो कि एक्चुअल में क्या होता है, डिजायरेबल आउटपुट ऑफ द सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में जो हम इनपुट अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, एक्चुअली डिजायरेबल आउटपुट ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले हम यहां पे वो ड्रॉ करेंगे कि यहां पे जो आउटपुट है लेट अस से C ऑफ T, तो डिजायरेबल आउटपुट क्या है इन एलिवेटर, इन केस ऑफ एलिवेटर लेट अस से मैं एलिवेटर में जा रहा हूं और मुझे कहां पे जाना है, 5th फ्लोर पे जाना है। तो मेरा डिजायरेबल आउटपुट क्या होगा स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट मतलब फाइनल आउटकम मुझे क्या चाहिए, 5th फ्लोर। फाइनल आउटकम क्या चाहिए, 5th फ्लोर। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम में कहां पे पहुंचना चाहता हूं, 5th फ्लोर पे। तो मेरा डिजायरेबल आउटपुट फिक्स है क्या, 5th फ्लोर। मुझे 5th फ्लोर पे जाना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, लिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा, लिफ्ट चलना स्टार्ट करेगा और लिफ्ट चलना स्टार्ट कर रहा है। देखो टाइम के साथ उसने चलना स्टार्ट किया, ठीक है। कुछ टाइम बाद वो यहां पे आके रुक गया, यहां पे आके रुक गया मतलब सेटल हो गया, 5th फ्लोर पे पहुंचा ही नहीं, 5th फ्लोर पे पहुंचा ही नहीं। तो यहां पे देखो कुछ चीजें यहां पे क्लियर करो। सबसे पहले इस टाइम के बाद देखो, इस टाइम के बाद लिफ्ट वहीं पे जाके रुक गया, इसको हम बोलते हैं सेटलिंग टाइम। वहां पे जाके लिफ्ट क्या हो गया है, सेटल हो गया है। मुझे 5th फ्लोर पे जाना था, लेकिन इस टाइम पे टाइम t इज इक्वल टू ts विच इज सेटलिंग टाइम, लिफ्ट क्या हो गया, वहां पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई और लिफ्ट वहीं पे जाके रुक गया। तो इस टाइम से पहले देखो लिफ्ट का रिस्पांस कैसा है, टाइम के साथ कंटिन्यूअसली लिफ्ट ऊपर जा रहा है। इन शॉर्ट जो टाइम डोमेन में जो रिस्पांस, जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो टाइम के साथ हमेशा क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। टाइम के साथ कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो इस पीरियड को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट पीरियड और इसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस। क्या बोलेंगे, ट्रांजिएंट रिस्पांस, जो कि सेटलिंग टाइम से पहले वाला पीरियड है। ओके, तो ये हमारा ट्रांजिएंट पीरियड, इसके करस्पॉन्डिंग जो रिस्पांस होगा वो क्या होगा, ट्रांजिएंट रिस्पांस, जहां पे आउटपुट कंटिन्यूअसली टाइम के साथ वेरी कर रहा है। फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे आके, सेटलिंग टाइम पे आके क्या हो गया, आउटपुट सेटल हो गया, मींस सैचुरेट हो गया, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, फिक्स उसी वैल्यू को आउटपुट ने पकड़ लिया है, वहां पे सैचुरेट हो गया है। तो ये हमारा क्या होगा, स्टेडी स्टेट रिस्पांस। ये क्या होगा, स्टेडी स्टेट रिस्पांस, स्टेडी स्टेट रिस्पांस। ओके, तो देखो जब ट्रांजिएंट पीरियड होगा, जब ट्रांजिएंट रिस्पांस होगा, तो हमने देखो इससे पहले वाला जो एग्जांपल किया था वहां पे 2 रिस्पांस आए थे, एक नेचुरल रिस्पांस प्लस फोर्स्ड रिस्पांस। और किसी भी टाइम, एट एनी टाइम इंस्टेंट, जब आप आउटपुट निकालना चाहोगे C ऑफ T, तो उसमें नेचुरल रिस्पांस का भी पार्ट आएगा और फोर्स्ड रिस्पांस का भी पार्ट आएगा। लेकिन एक बात याद रखो, ट्रांजिएंट पीरियड, ट्रांजिएंट रिस्पांस में नेचुरल रिस्पांस डोमिनेट करता है, नेचुरल रिस्पांस लार्ज होता है कंपेयर टू फोर्स्ड रिस्पांस। और स्टेडी स्टेट पीरियड में, स्टेडी स्टेट रिस्पांस में नेचुरल रिस्पांस स्मॉल होता है, फोर्स्ड रिस्पांस लार्ज होता है, फोर्स्ड रिस्पांस आपका लार्ज होता है। तो इसका मतलब क्या है, ट्रांजिएंट रिस्पांस में नेचुरल रिस्पांस डोमिनेट करता है, स्टेडी स्टेट रिस्पांस में आपका फोर्स्ड रिस्पांस डोमिनेट करता है। लेकिन ऐसा बोलना ट्रांजिएंट रिस्पांस और नेचुरल रिस्पांस दोनों सेम है, गलत है। ऐसा बोलना स्टेडी स्टेट रिस्पांस इज इक्वल टू फोर्स्ड रिस्पांस, ये भी दोनों क्या है, गलत है। ये भी दोनों क्या है, गलत है। ट्रांजिएंट रिस्पांस मतलब दोनों का एडिशन है, फोर्स्ड रिस्पांस का भी और नेचुरल रिस्पांस का भी। बट डिफरेंस इतना ही है कि ट्रांजिएंट पीरियड में नेचुरल रिस्पांस बहुत ही लार्ज होता है, स्टेडी स्टेट रिस्पांस भी क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, नेचुरल रिस्पांस और फोर्स्ड रिस्पांस का। लेकिन स्टेडी स्टेट रिस्पांस में भी आपका फोर्स्ड रिस्पांस क्या होता है, लार्ज होता है कंपेयर टू नेचुरल रिस्पांस, कंपेयर टू नेचुरल रिस्पांस। ओके, और यहां पे देखो स्टेडी स्टेट रिस्पांस में आपका क्या है, फोर्स्ड रिस्पांस क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा, और नेचुरल रिस्पांस ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म था। एस टी अप्रोचेस इंफिनिटी, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म अप्रोचेस टू 0। तो ये हमने एलिवेटर से समझा। अभी हम ये चाहते हैं, देखो हमारी ट्रांजिएंट रिस्पांस बहुत ही फास्ट होना चाहिए या
मतलब इसका क्या है, ट्रांजिएंट पीरियड है वो जल्दी खत्म हो जाना चाहिए या ट्रांजिएंट पीरियड आपका स्लो होना चाहिए, मतलब ट्रांजिएंट का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो अगर ट्रांजिएंट टाइम बहुत ही कम होगा, मतलब ट्रांजिएंट टाइम बहुत ही कम है, उसका मतलब क्या है, ट्रांजिएंट रिस्पांस बहुत ही स्लो है। ट्रांजिएंट रिस्पांस बहुत ही स्लो है मतलब रिस्पांस को सेटल होने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। तो अगर ट्रांजिएंट टाइम बहुत है, ट्रांजिएंट रिस्पांस बहुत ही स्लो है, तो ट्रांजिएंट रिस्पांस बहुत स्लो है, इसका मतलब लिफ्ट को 5th फ्लोर पे पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा। उसमें क्या हो सकता है, मतलब जो पैसेंजर हो सकता है वो क्या हो जाएगा, इम्पेशिएंट हो जाएगा। ओके क्योंकि वो बोलेगा भाई इतना स्लो क्यों चल रहा है लिफ्ट। ओके मतलब मैं तो जा रहा था 5th फ्लोर पे, मैं सीढ़ियों से इसलिए गया ही नहीं क्योंकि मुझे लिफ्ट में जल्दी पहुंचना था, और लिफ्ट ही अगर इतना स्लो चलेगा इससे तो अच्छा मैं सीढ़ियों से ही चला जाता। ओके तो वो क्या जाएगा, जो मतलब पैसेंजर जा रहा है वो मायूस हो जाएगा, बेचारा दुखी हो जाएगा, बोलेगा इतना स्लो क्यों चल रहा है लिफ्ट, भाई मुझे तो जल्दी 5th फ्लोर पे पहुंचना है। लेकिन अगर ट्रांजिएंट रिस्पांस को हमने ट्रांजिएंट पीरियड को बहुत ही शॉर्ट कर दिया, इसका मतलब ट्रांजिएंट रिस्पांस बहुत ही फास्ट हो गया, इस स्टेडी स्टेट में हम बहुत तेजी से पहुंच गए, मतलब सेटलिंग टाइम बहुत ही कम है, उस केस में क्या हो जाएगा, पैसेंजर में फील डिस्कंफर्ट। ओके बेचैन हो जाएगा बेचारा पैसेंजर, उसको डर लग जाएगा, और ऐसा ना हो जाए कि डर के मारे ही मर जाए लिफ्ट में। ठीक है तो ट्रांजिएंट तो हमेशा यहां पे ट्रेड ऑफ होगा, ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस के बीच में हमेशा क्या होगा, ट्रेड ऑफ होगा। ना ट्रांजिएंट रिस्पांस बहुत स्लो होना चाहिए, ना ट्रांजिएंट रिस्पांस बहुत फास्ट होना चाहिए, बहुत ही फास्ट होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्टेडी स्टेट रिस्पांस और ट्रांजिएंट रिस्पांस के बीच में हमेशा क्या होगा, ट्रेड ऑफ होगा, मतलब कुछ मॉडरेट लेवल पे इसको हमें सेचुरेट करना पड़ेगा, कुछ मॉडरेट लेवल पे इसको मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन उसमें सारे फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो सिस्टम है उससे डिजायरेबल आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके तो ट्रांजिएंट रिस्पांस और ये हमारा हो गया स्टेडी स्टेट रिस्पांस। तो यहां पे देखो लिफ्ट जो है हमारा 5th फ्लोर पे पहुंचा ही नहीं, तो और ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है ये हमारा था एक्चुअल डिजायरेबल आउटपुट इन स्टेडी स्टेट, ये लेवल था, लेकिन हमें जो एक्चुअल आउटपुट मिला है स्टेडी स्टेट रिस्पांस वो उसका लेवल ये है। इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट एरर। ये क्या है, स्टेडी स्टेट एरर। इसका मतलब क्या है, सिंपली एरर इन स्टेडी स्टेट, एरर इन स्टेडी स्टेट। और एरर सिंपली क्या होता है, जो हमारा डिजायरेबल आउटपुट था और जो एक्चुअल आउटपुट है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इन स्टेडी स्टेट, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट एरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट एरर। तो आई होप आपको अभी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि स्टेडी स्टेट एरर, यहां पे बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टेडी स्टेट एरर क्या है, स्टेडी स्टेट रिस्पांस क्या है, ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या है, नेचुरल रिस्पांस क्या है, फोर्स्ड रिस्पांस क्या है, नेचुरल रिस्पांस और ट्रांजिएंट रिस्पांस में क्या डिफरेंस है, फोर्स्ड रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस में क्या डिफरेंस है, और सेटलिंग टाइम का क्या मतलब होता है। इट इज द टाइम टेकन बाय द रिस्पांस, सेटलिंग टाइम को हम सिंपली बोलते हैं इट इज द टाइम टेकन बाय द रिस्पांस टू रीच 98% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, 98% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। ओके या तो सेटलिंग टाइम वो टाइम होता है जहां पे उस टाइम इंस्टेंट पे क्या हो जाता है, आउटपुट एक पर्टिकुलर वैल्यू पे सेटल हो जाता है, या तो कुछ पर्टिकुलर मींस विद इन सर्टेन स्पेसिफाइड रेंज ऑफ स्टेडी स्टेट आउटपुट पे वो क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। ओके तो चलो हम यहां पे हमने एलिवेटर वाला एग्जांपल अभी समझ लिया है। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का एनालिसिस करेंगे और उसका स्टेप रिस्पांस देखेंगे कैसा जनरेट हो रहा है। जो हमने ऑलरेडी इससे पहले एग्जांपल देखा वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ही था, और अभी हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर यूनिटी फीडबैक सिस्टम और उसका हम स्टेप रिस्पांस देखेंगे, फिर हम लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं स्टेप रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, स्टेप रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। फिर उसमें हम टाइम कांस्टेंट देखेंगे और टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में सेटलिंग टाइम क्या होता है वो भी हम देखने वाले हैं। तो यहां पे चलो देखो, स्टेप रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, स्टेप रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, तो यहां पे सिंपल चीजें समझना, बहुत सिंपल है। इस चैप्टर में मार्क्स स्कोर करना बहुत ही सिंपल है। ओके तो स्टेप रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, तो हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम यहां पे कंसीडर करते हैं। ये मेरा प्लस, ये मेरा माइनस, ये फिर यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, ये मेरा इनपुट आर ऑफ एस। ओके ये मेरा क्या है, इनपुट आर ऑफ एस, और यहां पे लेटेस्ट से हम क्या ले रहे हैं, जो फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन होगा, ये स्टैंडर्ड यूनिटी फीडबैक सिस्टम हम ले रहे हैं 1/टाइम
टाउ ऑफ एस, 1 ओवर टाउ ऑफ एस, यहां पे मेरा आउटपुट जनरेट होगा सी ऑफ एस, और यहां से हम ले रहे हैं यूनिटी फीडबैक सिस्टम। क्या ले रहे हैं इसको? यूनिटी फीडबैक सिस्टम। और इसका मुझे क्या करना है? टाइम डोमेन एनालिसिस करना है, और मैं एक टाइम डोमेन एनालिसिस करूंगा विथ स्टेप इनपुट। स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब है कि मेरे पास एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, उसमें अगर मैं इनपुट दे रहा हूं स्टेप इनपुट, तो रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है। तो आर ऑफ एस हम यहां पे क्या लेंगे? 1 अपॉन एस, 1 अपॉन एस। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इसका क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालूंगा, सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस। सिंपली क्या होता है? यूनिटी फीडबैक के केस में क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस, क्योंकि एच ऑफ एस होता है 1, यहां पे जी ऑफ एस क्या है? 1 ओवर टाउ एस। तो ये क्या हो जाएगा? 1 ओवर टाउ एस डिवाइड बाय 1 प्लस 1 ओवर टाउ एस, और इसका आंसर आएगा 1 अपॉन 1 प्लस टाउ एस, 1 अपॉन 1 प्लस टाउ एस। तो ये मेरा आ गया सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टाउ ऑफ एस, 1 प्लस टाउ ऑफ एस। तो ये हमारा हो गया सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया है कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का क्या मतलब होता है, कैसे पता चलेगा ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम है या थर्ड ऑर्डर सिस्टम है। सिंपली आपको देखना है जो गिवन सिस्टम है उसके कितने पोल्स है। तो यहां पे ये गिवन सिस्टम था क्लोज लूप सिस्टम, यहां पे मैंने इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाला 1 अपॉन 1 प्लस टाउ है। सिंपली देखो इस सिस्टम का एक ही पोल है एट एस इज इक्वल टू -1 बाय टाउ, एट एस इज इक्वल टू -1/2। पोल सिंपली क्या होता है? सिस्टम का पोल क्या होता है? जो ट्रांसफर फंक्शन है उसमें जो डिनोमिनेटर है उसको इज इक्वल, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है उसको इज इक्वल टू 0 सेट करो। उस डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं वो सिस्टम के क्या होते हैं? पोल्स होते हैं। तो इधर 1 प्लस टाउ इज इक्वल टू 0 मतलब एस इज इक्वल टू -1 अपॉन टाउ। तो ये सिस्टम जो है, ये जो क्लोज लूप सिस्टम है, इसका क्या है? एक ही पोल है, इसका एक ही पोल है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। इसका ऑर्डर क्या है? 1। मतलब अगर कोई सिस्टम है उसके 2 पोल्स है तो वो क्या होगा? सेकंड ऑर्डर सिस्टम। 3 पोल्स है तो थर्ड ऑर्डर सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम में अगर n नंबर ऑफ पोल्स है तो वो क्या होगा? nth ऑर्डर सिस्टम। क्या होगा? nth ऑर्डर सिस्टम। तो ऑर्डर ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द सिस्टम, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द सिस्टम, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द सिस्टम। ओके, तो ऑर्डर ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द सिस्टम। टाइप हम बाद में देखेंगे जब एरर की बात करेंगे। तो अभी मुझे क्या करना है? इस सिस्टम का क्या करना है? मुझे टाइम डोमेन एनालिसिस करना है, स्टेप रिस्पांस निकालना है। स्टेप रिस्पांस मतलब इनपुट, मैं यहां पे सिंपलिसिटी के लिए इनपुट क्या फीड कर रहा हूं? यूनिट स्टेप इनपुट। तो अभी मुझे क्या इस रिस्पॉन्स देखना है, मतलब आउटपुट को देखना है। तो आउटपुट क्या होगा? सी ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस टाउ एस। तो यहां पे आर ऑफ एस मैंने लिया है 1 ओवर एस, तो सी ऑफ एस क्या होगा? सी ऑफ एस होगा 1 अपॉन एस इंटू 1 प्लस टाउ एस, 1 प्लस टाउ एस। इसको हम डायरेक्टली ब्रेक कर सकते हैं, यहां से टाउ को कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टाउ डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस 1 अपॉन टाउ, 1 अपॉन टाउ। तो इसका सी ऑफ एस, इसको सिंपली हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं एस प्लस 1 अपॉन टाउ माइनस एस डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस 1 अपॉन टाउ। इसका पार्शियल फ्रैक्शन ले लोगे तो क्या आएगा? इसका एस प्लस 1 अपॉन टाउ, एस प्लस 1 अपॉन टाउ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 अपॉन एस माइनस एस, एस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन टाउ। तो ये मेरा हो गया सी ऑफ एस। तो सी ऑफ टी सिंपली क्या होगा? इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1 माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन टाउ का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। तो ये मेरा आ गया आउटपुट इन टाइम डोमेन, आउटपुट इन टाइम डोमेन। और इसको हम सिंपली बोल सकते हैं स्टेप रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। और क्या यहां पे मैंने क्या अप्लाई किया है? यूनिट स्टेप अप्लाई किया है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिट स्टेप रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, यूनिट स्टेप रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। और अगर यहां पे यूनिट स्टेप अप्लाई नहीं करते, हम यहां पे कोई स्टेप फंक्शन अप्लाई करते हैं, लेटर से उसका एम्पलीट्यूड होता ए, तो सिंपली यहां पे क्या आ जाता? यहां पे ए आ जाता, यहां पे क्या आ जाता? ए आ जाता, यहां पे ए आ जाता, यहां पे अपना ए आ जाता, यहां पे ए आ जाता, यहां पे ए आ जाता। तो सिंपली इस आउटपुट इक्वेशन के बाहर क्या आ जाता? ए आ जाता, इस आउटपुट इक्वेशन के बाहर ए आ जाता। अभी मुझे बताओ इस रिस्पॉन्स में फोर्स्ड रिस्पॉन्स क्या है और नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है? तो फोर्स्ड रिस्पॉन्स होगा आपका ये वाला पार्ट ए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपका नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा? a इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, सॉरी माइनस ए इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय
टाउ। और एस टी अप्रोचेस इंफिनिटी, एस टी अप्रोचेस इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग टर्म हो जाएगा आपका जीरो। सिर्फ जो रिस्पॉन्स बचेगा वो क्या बचेगा आपका, फोर्स्ड रिस्पॉन्स ही बचेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट हमेशा याद रखो, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में आपका फोर्स्ड रिस्पॉन्स डोमिनेट करता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में आपका नेचुरल रिस्पॉन्स डोमिनेट करेगा। ओके चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी हम दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन करने वाले हैं, व्हाट इज टाइम कांस्टेंट एंड व्हाट इज सेटलिंग टाइम ऑफ द सिस्टम। और ये किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे हम चीजें क्या क्या डिफाइन करने वाले, अभी दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं लास्ट कॉन्सेप्ट इस लेक्चर के। एक आपका होगा क्या, एक आपका होगा टाइम कांस्टेंट, दूसरा आपका होगा सेटलिंग टाइम। दूसरा क्या होगा, सेटलिंग टाइम। तो चलो हम देखते हैं व्हाट इज टाइम कांस्टेंट एंड व्हाट इज सेटलिंग टाइम ऑफ द सिस्टम, व्हाट इज सेटलिंग टाइम ऑफ द सिस्टम। और उससे पहले चलो ये भी देख लेते हैं, जो सी ऑफ टी आया आपका, सी ऑफ टी क्या आया, ए into 1 minus e to the power minus t by tau। तो मुझे बताओ आउटपुट क्या होगा आपका, आउटपुट कैसा दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो यहां पे अगर t इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, ये मेरा क्या है, टाइम t इज इक्वल टू 0, तो e टू द पावर 0 हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 होगा 0। इसका मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0 आउटपुट क्या जनरेट होगा, 0 जनरेट होगा। नाउ एज t अप्रोचेस इंफिनिटी, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म 0 हो जाएगा और आउटपुट की स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। तो आफ्टर सम टाइम मींस एस टी अप्रोचेस इंफिनिटी, आपका आउटपुट कहां पे सेटल हो जाएगा, ए पे जाके सेटल हो जाएगा, ए पे जाके सेटल हो जाएगा, विच इज द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द आउटपुट, विच इज द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द आउटपुट। तो ये आपका ऐसा कुछ दिखेगा। इसका अगर हम इस रिस्पॉन्स का अगर प्लॉट ड्रॉ करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आपको दिखेगा, जिसमें इनिशियल वैल्यू आउटपुट की होगी 0 और स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगी, सिंपली ए होगी। स्टेडी स्टेट वैल्यू आपकी सिंपली ए होगी। और आप बोल सकते हो इस टाइम पे जाके आउटपुट क्या हो गया है, पर्टिकुलर स्टेडी स्टेट वैल्यू पे जाके सेटल हो गया है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेटलिंग टाइम। क्या होता है, सेटलिंग टाइम। और सेटलिंग टाइम होता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के केस में इज इक्वल टू 4 इंटू टाउ, इज इक्वल टू 4 इंटू टाउ। और टाउ को हम यहां पे बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। टाउ क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम कांस्टेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। It is the time taken by the response to reach 63% of its final value। इस केस में अगर हम देखें तो फाइनल वैल्यू क्या है, स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या है, रिस्पॉन्स का ए है, उसका 63% क्या होगा, 0.63 इंटू ए। तो रिस्पॉन्स को कितना टाइम लगेगा टू रीच 63%, मीन 0.63 टाइम्स ए वैल्यू, वो हम बोलते हैं उसको टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। ये हमारा सेटलिंग टाइम पे जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कितना होगा, 98% ऑफ ए। तो लेटस से हम यहां पे बोल देते हैं ये हमारा क्या है, टाइम कांस्टेंट। लेटस से ये है टाउ, ये क्या है, टाउ, ये हमारा है टाउ। यहां पे रिस्पॉन्स को यहां पे इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा है, टाउ। कितना टाइम लगा है, टाउ सेकंड्स। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ, जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या है, a, तो उसका 63% क्या होगा, 0.63 इंटू ए। मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ रिस्पॉन्स कहां पे पहुंचेगा, 0.63 टाइम्स a पे पहुंच जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। दूसरा आपका टर्म आता है सेटलिंग टाइम, जो कि किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 4 टाउ। इट इज द टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू रीच 98% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। इसका मतलब क्या है, यहां पे रिस्पॉन्स का फाइनल वैल्यू क्या है, ए, उसका 98% क्या होगा, 0.98 टाइम्स ए। वहां तक पहुंचने के लिए रिस्पॉन्स कितना टाइम लगाता है, उसको हम बोलते हैं सेटलिंग टाइम ऑफ द सिस्टम। क्या बोलते हैं, सेटलिंग टाइम ऑफ द रिस्पॉन्स, सेटलिंग टाइम ऑफ द रिस्पॉन्स। तो ये मेरा क्या है, रिस्पॉन्स का सेटलिंग टाइम। मतलब इसका क्या है कि जो रिस्पॉन्स है वो कितना टाइम ले रहा है टू सेटल। ओके, रिस्पॉन्स जो है वो खुद को सेटल करने के लिए, वो सेटल होने के लिए कितना टाइम ले रहा है, उसको हम बोलते हैं सिंपली सेटलिंग टाइम ऑफ द रिस्पॉन्स। और टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम क्या है, इट इज द टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू रीच 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। मतलब रिस्पॉन्स को कितना टाइम लग रहा है उसके फाइनल वैल्यू के 63% पे पहुंचने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं,
टाउ बोलेंगे, उसको सिंपली हम क्या बोलेंगे, टाइम कांस्टेंट। अभी यहां पे ध्यान दो, हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था C ऑफ S डिवाइड बाय R ऑफ S, वो क्या था, इट इज इक्वल टू 1/1 प्लस टाउ S, इट इज इक्वल टू 1/1 प्लस टाउ S। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन इन टाइम कांस्टेंट फॉर्म, ट्रांसफर फंक्शन इन टाइम कांस्टेंट फॉर्म, इन टाइम कांस्टेंट फॉर्म। ये है टाइम कांस्टेंट फॉर्म ट्रांसफर फंक्शन का। टाइम कांस्टेंट फॉर्म इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आपका ट्रांसफर फंक्शन इस फॉर्म में है तो सिंपली जो एस का कोएफिशिएंट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सिस्टम का टाइम कांस्टेंट। जैसे कि यहां पे दिख रहा है एस का कोएफिशिएंट क्या है, टाउ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टम का टाइम कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म हम कब बोलेंगे, ट्रांसफर फंक्शन जो गिवन है वो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में, जब एस का तो कुछ भी कोएफिशिएंट हो सकता है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाइम कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इस प्रोडक्ट के एडिशन में हमेशा 1 होना चाहिए, इस प्रोडक्ट के एडिशन में हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेट अस से मेरे पास C ऑफ S, यहां पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, C ऑफ S डिवाइड बाय R ऑफ S ऐसा है 1/S प्लस 2, 1/S प्लस 2। तो यहां पे देखो, यहां पे ये जो ट्रांसफर फंक्शन है इसका लेटर से मैं बोल रहा हूं, इसका टाइम कांस्टेंट निकालो, इसका क्या निकालो, टाइम कांस्टेंट निकालो। तो यहां पे देखो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है वो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में नहीं है। टाइम कांस्टेंट फॉर्म में होने के लिए एस और उसके साथ कुछ कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, प्लस इस हमेशा जो एस वाला टर्म है उसके एडिशन में यहां 1 दिखना चाहिए। तो यहां पे तो 2 है, तो यहां से सिंपली अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूं तो यहां 1 हो जाएगा। तो यहां से डिनोमिनेटर से 2 कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, 1/2 इंटू एस बाय 2 प्लस 1, एस बाय 2 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 1/2, ऊपर क्या आएगा 1/2 डेट इज 0.5 डिवाइड बाय एस बाय 2 मींस 0.5 एस प्लस 1। ये देखो इस फॉर्म में आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया। ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी नंबर हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिनोमिनेटर में हमेशा जो पोल है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, टाउ एस प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए। यहां पे प्लस 1 नहीं था, प्लस 2 था, तो यहां पे 2 को 1 बनाने के लिए मैंने 2 को कॉमन निकाला, तो यहां पे देखो ये इस फॉर्म में आ गया, टाउ एस प्लस 1 के फॉर्म में। तो इसको अगर इसके साथ कंपेयर करोगे तो टाउ यहां पे देखो सिंपली क्या होगा, 0.5 सेकंड्स। तो इस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, 0.5 सेकंड्स। तो ये बस यहां पे कंक्लूजन था। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हमें और डिटेल में नहीं जानना है कि राइज टाइम क्या होता है, डिले टाइम क्या होता है, वो सब चीजें यहां से नहीं पूछी जाती। यहां पे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से तो क्वेश्चन ही हार्डली पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, व्हाट इज टाइम कांस्टेंट, इट इज द टाइम टेकन बाय द रिस्पांस टू रीच 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। यहां पे देखो 0.63 टाइम्स ए पे पहुंचने के लिए जो रिस्पांस टाइम ले रहा है उसको हमने बोला टाइम कांस्टेंट। फिर हमने देखा यहां पे सेटलिंग टाइम, सेटलिंग टाइम क्या होता है, सिंपली इट इज द टाइम टेकन बाय द रिस्पांस टू रीच 98% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। मतलब 0.98 टाइम्स ए पे पहुंचने के लिए रिस्पांस कितना टाइम ले रहा है उसको हम बोलेंगे सेटलिंग टाइम ऑफ द सिस्टम। ओके, तो यहां तक इस लेक्चर में बस यहां तक ही मुझे कंक्लूड करना है। फिर हमने लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट देखा कि ट्रांसफर फंक्शन अगर इस फॉर्म में होता है टाउ एस प्लस 1 फॉर्म में, तो हम उसको बोलते हैं दिस इज ट्रांसफर फंक्शन इन टाइम कांस्टेंट फॉर्म। और अगर टाइम कांस्टेंट फॉर्म में नहीं दिया गया है तो टाउ एस प्लस 1 के फॉर्म में हम बना के इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे इस लेक्चर को, इस सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। तो हमने क्या क्या चीजें समझी, हमने ये चीजें समझी। सबसे पहले जो ओवरऑल रिस्पांस होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, नेचुरल रिस्पांस प्लस फोर्स्ड रिस्पांस या ट्रांजिएंट रिस्पांस प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पांस। फिर हमने देखा कि हमने s प्लस 2 बाय s प्लस 5 एक हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम लिया था, उससे हमने नेचुरल और फोर्स्ड रिस्पांस को समझा। फिर हमने एलिवेटर का एग्जांपल लिया, उससे हमने स्टेडी स्टेट रिस्पांस और किसको समझा, ट्रांजिएंट रिस्पांस को समझा। फिर हमने देखा नेचुरल रिस्पांस और ट्रांजिएंट रिस्पांस में क्या डिफरेंस है और फोर्स्ड रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस में क्या डिफरेंस है। फिर हमने स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम लिया। फिर हमने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि सिस्टम का एक ही पोल है, सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसमें देखो सिंपली कितने पोल्स हैं, वही सिस्टम के पोल्स होते हैं। सिस्टम का अगर एक पोल होगा तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, 2 पोल्स होंगे तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सिस्टम में अगर n नंबर ऑफ पोल्स है तो वो क्या होगा, nth ऑर्डर सिस्टम। फिर हमने उसका क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का स्टेट रिस्पांस को एनालिसिस किया और यहां पे 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखे, टाइम कांस्टेंट और सेटलिंग टाइम, टाइम कांस्टेंट और सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम को और जब हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम पढ़ेंगे तो कुछ और चीजें देखेंगे रिलेटेड टू सेटलिंग टाइम। क्लियर इतनी बात। तो और फिर हमने फाइनली यहां पे देखा टाइम ट्रांसफर फंक्शन इन टाइम कांस्टेंट फॉर्म।
तो चलो इस सेशन को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे पूरा पता है कि बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगा कि जो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है दोनों सेम होते हैं, और नेचुरल रिस्पॉन्स ड्यू टू इनिशियल कंडीशंस की वजह से आता है, ये भी आप समझ रहे होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा सोचा करो कि नेचुरल रिस्पॉन्स तो ट्रांसफर फंक्शन से ही डिराइव हो रहा है। ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है सिस्टम का, हमने इनपुट अप्लाई किया, आउटपुट रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, उसमें नेचुरल रिस्पॉन्स, उस रिस्पॉन्स का कुछ पार्ट है नेचुरल रिस्पॉन्स। लेकिन इतना दिमाग लगाओ, अगर ट्रांसफर फंक्शन से हम रिस्पॉन्स फाइंड कर रहे हैं तो उसमें इनिशियल कंडीशंस तो आएंगे ही नहीं। तो ऐसा बोलना नेचुरल रिस्पॉन्स इज द रिस्पॉन्स ड्यू टू इनिशियल कंडीशंस टोटली रॉन्ग है। ये मिसकंसेप्शन है। ये क्या है? मिसकंसेप्शन है। ओके, और वो क्या क्या डिफरेंट केसेस हो सकते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। तो इस लेक्चर का फीडबैक आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। टाइम डोमेन एनालिसिस से जो भी इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट थे आपको क्लियर हुए या नहीं हुए। तो कोई भी डाउट हो आप वहां पे कमेंट कीजिए, और आपको इस सेशन में मजा आया कि नहीं वो भी लिखिए। बहुत सारे मिसकंसेप्शन, जितना मुझे आइडिया है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस लेक्चर के थ्रू मिसकंसेप्शन होंगे। टाइम डोमेन एनालिसिस के बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिसकंसेप्शन होते हैं, वो मैंने आई होप इस लेक्चर में आपके क्लियर कर लिए होंगे। तो कोई भी डाउट हो इस सेशन के रिलेटेड या पीछे जो लेक्चर हुआ है उसके रिलेटेड, आप यहां पे YouTube में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप, अगर आप पहली बार देख रहे हैं सेशन को, इस सीरीज को, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे जाके ज्वाइन कीजिए। वहां पे आप कुछ भी डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए इस सेशन में हम यहीं पे सेशन को एंड करते। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, इस सेशन में हमने एग्जांपल्स नहीं किए क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के रिलेटेड एक दो एग्जांपल मुझे देखने को मिला ईएसी के पेपर्स में, तो हम उसको नेक्स्ट सेशन में इनकॉर्पोरेट करेंगे जब हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सबको थैंक यू।